सलाम पाकिस्तान, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म काकड़ से श्रीलंका के सदर ने दुबई में मुलाकात की। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमासिंघे से COP 28 के मौके पर मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान श्रीलंका के दो तरफ़ा ताल्लुकात की करीबी और खुशगवार नौइयत और दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान खैरसगाली का जिक्र करते हुए इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने सियासी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती शोबों के साथ साथ आवाम से आवाम के राब्तों में देरीना ताउन को मज़ीद गहरा और मजबूत करने पर इत्तफ़ाक़ किया। और निगरान वज़ीर-ए-आज़म काकड़ से श्रीलंका के सदर ने दुबई में मुलाकात की है और इस हवाले से हमने आपको आगाह किया। मौसमाती तब्दीलियों से निमटने के लिए $100 अरब मुआवनत के वादों पर फौरी अमल दरामद होना चाहिए, कहना है वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का। उनका कहना था कि मुआवनत, डेवलपमेंट फाइनेंस और पहले से कर्ज़ों के बोझ तले रहने वाले तरक्की पजीर ममालिक के कर्ज़ों में मज़ीद इजाफे की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात में कमी के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक को इक़्तिसादी हैसियत और तारीख़ी ज़िम्मेदारी से हम आहंग कायदाना किरदार अदा करना होगा। COP 28 कॉन्फ्रेंस से बहुत ज़्यादा तवक्कात वाबस्ता हैं। उम्मीद है इससे अमली इक़दामात की राह हमवार होगी। मियाँ साहब अपना मंशूर दें, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मशवरा। कहते हैं मियाँ नवाज शरीफ वोट को इज्जत दिलाएं, बेइज्जती ना कराएं। इंतज़ामिया की मदद की बजाय अपने ज़ोर पर इलेक्शन लड़ें। माजी में जितनी सिलेक्टेड हुकूमतें बनी वो नाकाम रहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा सबके लिए है। पीपल्स पार्टी हर तरह की पिच पर खेलना जानती है, नफरत और ज़ाती इंतकाम की सियासत नहीं चाहते। आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट हकीकत है जिसे सियासी जमातों में गुफ्तगू का माहौल बनाना चाहिए। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये जानते हैं। मुतालबा है मियाँ साहब से कि वो इंतज़ामिया के बजाय अपना नजरिया पे, अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़े, वो वोट को इज्जत दिलवाए, वोट का बेइज्जती ना करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा रहा है कि सब के लिए फ्री और फेयर इलेक्शंस हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो। हम वाहिद जमात हैं जो अपने लिए स्पेशल फील्ड नहीं मांगते, हम सब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं। हम जानते हैं हर पिच पे कैसे खेला जाता है, पीपल्स पार्टी को जानता है और इंशाअल्लाह ताला हम फरवरी 8 को तमाम पाकिस्तान को, तमाम दुनिया को एक अच्छा सरप्राइज देंगे। हमारा अगर मुखालिफ है, हमारा अगर मुकाबला है तो वो महंगाई से है, हमारा मुकाबला गुर्बत से है, हमारा मुकाबला बेरोज़गारी से है। हमारा जिद्दोजहद जारी रहेगा, हमारा मेहनत जारी रहेगा और हम इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड ने सरगोदा डिवीज़न के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ मुकम्मल कर लिए। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि टिकटों की तकसीम में पार्टी के मुखलिस लेकिन जीतने वाले कारकुनों को तरजीह दी जाएगी। एहसन इकबाल ने दानियाल अजीज़ के इल्ज़ामात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि महंगाई के ज़िम्मेदार वो नहीं, PTI की हुकूमत है। तफसील के लिए राव दिलशाद की रिपोर्ट। नून के पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास पार्टी कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ की जेर सदारत हुआ। 35 रुकनी बोर्ड ने सरगोदा डिवीजन के उम्मीदवारों के 7 घंटे तक इंटरव्यूज किए, जबकि इजलास के आगाज में सीनियर पार्लियामेंटेरियंस बेगम नजमा हमीद और मुशाहिदुल्लाह खान के लिए फातह ख्वानी की गई और इनकी खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया गया। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने दानियाल अजीज के इल्जामात पर हैरानगी का इजहार किया। कहा कि वो जो इल्जामात मुझ पर लगा रहे हैं वो इसके जिम्मेदार नहीं बल्कि धांधली ज़दा PTI की लाडली हुकूमत थी। जो इल्ज़ामात उन्होंने मुझ पे लगाए हैं, दुख हुआ है। वो एक पुराने सियासतदान हैं और उनसे तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह की गैर ज़िम्मेदाराना बयानबाजी करेंगे जिससे कि पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई हो। सूबाई सदर मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह खान का कहना था कि पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग मुखालिफ वोट को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए बयानबाजी कर रही है। 18वीं तरमीम को खत्म करने के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। 18वीं तरमीम जो है उसमें जो कुछ डिवॉल्व हो गया है उसे फर्दर सूबों से ज़िला की सतह पर और अवामी सतह पे, लोकल बॉडीज़ की सतह पे डिवॉल्व तो किया जा सकता है, लेकिन कोई चीज़ जो है वो रोल बैक करने वाली या जिस तरह का खौफ पीपल्स पार्टी पैदा करके, माहौल पैदा करके वो
इलेक्शन स्लोगन बनाना चाहती है, ऐसी कोई बात नहीं। मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी बोर्ड पीर के रोज रावलपिंडी डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करेगा और ये सिलसिला 19 दिसंबर तक जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ ने कायद बदल लिया। एक वकील बैरिस्टर गौहर अली खान के चेयरमैन पीटीआई बनने का ऐलान कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला पीटीआई के चेयरमैन मुंतखब हो गए। गौहर अली खान के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए। उमर अयूब तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। हलीम आदिल शेख पीटीआई सिंध के सदर मुंतखब। मुनीर अहमद बलोच पीटीआई बलोचिस्तान के सदर। अली अमीन गंडापुर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद पीटीआई पंजाब की सदर मुंतखब हो गई। पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर का पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में जाने का ऐलान। कहा, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुई। पार्टी आइन की खिलाफ वर्जी, जमहूरियत के नाम पर फ्रॉड और बुनियादी हुकूक मुतासिर हुए। कैसे इलेक्शन है जिसमें पार्टी के बानी रहनुमा शिरकत नहीं कर सके? वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। को जो हमारे तमाम तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये पार्टी का इलेक्शन नहीं होने जा रहा, ये महज एक सिलेक्शन है, वो आज साबित हो गया। इसको ये नाम दिया गया इलेक्शन का, जबकि ना वोटर लिस्ट थी, ना वर्कर्स को मौका दिया गया कि वो कागजात नामजदगी जमा कराते और फिर उसकी स्क्रूटनी होती और फिर उसके बाद वोटिंग होती। ये पाकिस्तान की आइन की खिलाफ वर्जी है। हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसको पामाल किया गया। तो ये बड़ा संगीन मामला है। आज जो कुछ हुआ ये मैं समझता हूँ कि एक फ्रॉड और फार्स हुआ है, एक नाटक हुआ है। हम इसको मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला किया गया। पीटीआई के अपने लोग ही इलेक्शन पर एतराज़ात कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस इलेक्शन पर नोटिस लेना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब का पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर रद्द अमल। कहती हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करने वालों के करतूत चेक कर लें। 9 मई के ज़िम्मेदार सिर्फ मुल्क में इंतशार चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। और ये जमात किस मुंह से पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा कर रही है? किस मुंह से? ये इलेक्शन नहीं, ये पुतली तमाशा था। ये जो 9 मई के मास्टरमाइंड है, माइंड सेट है, ये माफिया है, ये माफिया का टोला है। इनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन या पाकिस्तान के इलेक्शन से कोई सरोकार नहीं है। ये मुल्क के अंदर सिर्फ इंतशार चाहते हैं। 190 मिलियन पाउंड लफाफा बंद। जवाब मांगो तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हमने 7 साल जवाब दिया है, रोज़ाना की बुनियाद पर दिया है, नैब की अदालतों में दिया है। यहूदी लॉबी का एजेंट आज मकाफात अमल का शिकार है। हमने बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों के एजेंडे को शिकस्त दी। मौलाना फजलुर रहमान का भावलपुर में तूफ़ान अल-अक़सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आज जो कुछ हो रहा है उसे 15 साल पहले देख लिया था। हमने यहूदी लॉबी के चेहरे से नकाब उतार दिया था। हमने 15 साल पहले बैनुल-अक़वामी यहूदी लॉबी के एजेंडे को ताड़ लिया था, उनके एजेंट को ताड़ लिया था। हमने इस साजिश को तख्त बाम कर दिया था। हमने उसके चेहरे से नकाब उतार दिया था। और आज आपकी उस इस्तिकामत का नतीजा है जब आपने इनका मुकाबला किया, बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों के एजेंडे को शिकस्त दी, बैनुल-अक़वामी यहूदी लॉबी के एजेंडे को शिकस्त दी। और पाकिस्तान में उनका एजेंट आज मकाफात अमल के हवाले है। इसराइल की दरिंदगी की इंतहा। जंग बंदी के बाद निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बारूद की बारिश। 2 रोज़ में 240 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 650 ज़ख्मी। खान यूनिस में 400 से ज़ायद मकामात को वहशियाना हमलों का निशाना बनाया। लबनानी सरहद पर भी हमला, 3 लबनानी शहरी शहीद। गज़ा में रफ़ाह के रास्ते फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद भी बंद कर दी गई। आरज़ी जंगबंदी ख़त्म होते ही सेहूनी फ़ौज गज़बनाक हो गई। इसराइली तैयारों की शदीद बमबारी, मज़ीद सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए। गज़ा में आरज़ी जंगबंदी में तोसी के लिए होने वाली बातचीत ताहाल बेनतीजा साबित हुई। गज़ा में दोबारा शुरू होने वाली झड़पें आज दूसरे रोज़ भी जारी रहीं। इसराइली फ़ौज ने गज़ा के शिमाल और जनूब में 200 अहदाफ को निशाना बनाया। जनूबी गज़ा में खान यूनिस के मशरकी इलाके शदीद बमबारी की जद में रहे। गज़ा में अस्पतालों के मनाजिर भी खौफनाक फिल्मों जैसे हैं। इसराइल के ताज़ा हमलों से लगता है कि दोबारा
13 بچوں کے قتل عام کی منظوری دے دی گئی ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے جواب میں حماس نے بھی اسرائیلی شہروں پر درجنوں جوابی راکٹ حملے کیے، جس کے باعث تل ابیب میں بھی سائرن بج اٹھے۔ اسرائیل نے شام کے دارالحکومت دمشق کے مضافاتی علاقے اور لبنانی سرحد پر بھی حملہ کیا۔ حملے میں 3 لبنانی شہریوں کو شہید کر دیا۔ بندی کے خاتمے کے بعد اسرائیل نے رفح سے فلسطینیوں کی امداد بھی بند کر دی۔ لبنان کی سرحد کے قریب متعدد اسرائیلی قصبوں میں ممکنہ طور پر راکٹوں کے گھیرے جانے کے خدشے سے سائرن بجنے لگے۔ حزب اللہ نے بھی 1 گھنٹے میں اسرائیل پر 5 حملے کیے۔